नमस्कार। छत्तीसगढ़ सारगर्भित जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सारगर्भित जिला दर्शन में हम लोग 3 जिला को पूरी तरीके से देख चुके हैं। जिला बस्तर, जिला कांकेर और जिला दंतेवाड़ा। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इन वीडियो को देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, क्योंकि जो हमारा वीडियो का जो निर्माण है, न्यू है, वो हमारे पुराने वीडियो से क्रिएट होते हुए आगे बढ़ रहा है। आज हम देखने जा रहे हैं जिला बीजापुर। बस्तर संभाग के जिला के गठन के क्रम को आप लोग को मैं एक बार फिर से बता दूं, ताकि आपको जिला गठन के क्रम को समझने में, जिला को समझने में बहुत ही सरलता से समझ विकसित हो सके। तो आइए चलते हैं हम लोग जिला गठन के क्रम को लेकर। सबसे पहले मैं एक छोटा सा मानचित्र बना रहा हूं, जिसको आप लोगों को समक्ष स्पष्ट रूप से आपको सीमावर्ती जिले हैं, सीमावर्ती राज्य, वो स्पष्ट होगा और आपके जिला गठन के क्रम स्पष्ट होगा। तो चलिए फिर देखते हैं एक छोटा सा मानचित्र, जो कि बहुत ही सरल ढंग से बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी स्पष्ट रूप से सीख सकते हैं और बना सकते हैं। अगर इस वीडियो को सीखना है आपको तो हमारा इस चैनल पे जिला गठन के क्रम को लेकर एक वीडियो पहले से अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। ये हमारा बस्तर संभाग है। बस्तर संभाग में सबसे पहले मैं एक बार इसको, जितने भी हमारे 7 जिला हैं, उसको स्पष्ट रूप से यहाँ पे रेखांकित कर देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो बन चुका है हमारा मानचित्र। आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा बस्तर संभाग, इसमें ये कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और ये नारायणपुर। जिला गठन के क्रम में हमको कुछ सन जो है वो याद करना है। एक है हमारा 1948, दूसरा है 1998, फिर 2007 और 2012। तो 1948 में बस्तर जिले का गठन होता है। उसके बाद 1998 में बस्तर से अलग होकर जिला कांकेर और जिला दंतेवाड़ा का गठन होता है, निर्माण होता है। तो ये है जिला कांकेर, जिसका गठन हुआ है 1998 में, और ये दूसरा है हमारा दंतेवाड़ा, जिसका गठन हुआ है 1998 में। उसके बाद 2007 में फिर से 2 नए जिले का गठन होता है। एक है जिला आपका बीजापुर और दूसरा है नारायणपुर। तो 2007 मतलब 7 और जो पुर जुड़ा हुआ है, जो जिसके अंत में पुर आते हैं, जैसे कि बीजापुर हो गया और नारायणपुर। तो ये जो 2 जिले हैं उसका गठन फिर 2007 में होता है। तो ये हमारा बीजापुर और ये इसके ऊपर है नारायणपुर। तो ये 2007 में गठन होते हैं। उसके बाद फिर से 2 नए जिले का गठन 2012 में होता है। तो एक जिला है हमारा ये कोंडागांव और दूसरा है हमारा ये सुकमा। कोंडागांव का गठन जो है वो बस्तर से अलग जिला के रूप में होता है और दंतेवाड़ा से अलग होकर सुकमा का गठन होता है। तो ये गठन का क्रम आपको स्पष्ट है। और आइए चलते हैं हम इसके सीमावर्ती जिले और इसके राज्य के बारे में, क्योंकि इस मैप से बहुत ही स्पष्ट रूप से वो सीमावर्ती जिला और राज्य दर्शाया हुआ है। तो इसी से पहले जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिटेल उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बीजापुर, ये हमारा, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीजापुर को। तो बीजापुर के परिप्रेक्ष्य में हम लोग सीमावर्ती जिले और राज्यों को देखेंगे। ठीक, तो ये बीजापुर है, सबसे ऊपर में लगा हुआ है नारायणपुर से, यहाँ से लगा है कोंडागांव से, यहाँ से लगा हुआ है बस्तर से, यहाँ से लगा है आपका दंतेवाड़ा से और इधर से लगा है सुकमा से। तो ये जो 5 जिले हैं
वो इसकी सीमाएं से लगे हुए हैं, बीजापुर की सीमाएं से लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से एक नदी जाती है गोदावरी। इधर वाला आपका भाग जो है वो महाराष्ट्र है, और इधर नीचे वाला भाग तेलंगाना है। ये जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये बीजापुर यहाँ तक तो महाराष्ट्र से लगा हुआ है और उसके नीचे वाला भाग है तेलंगाना। तो 2 राज्यों से लगा हुआ है बीजापुर और 5 जिलों से लगा हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के। तो यहाँ से स्पष्ट होता है। अब आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं एक बीजापुर का यहाँ पे एक बड़ा सा मानचित्र क्रिएट करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आपको मानचित्र क्रिएट करना है ताकि आपको समझने में और लंबे समय तक याद करने में जो आसानी रहेगा वो स्पष्ट रूप से रहेगा और बहुत लंबे समय तक आपको याद रह पाएगा। एक बार मानचित्र को मैं अच्छे से क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको एक बार अच्छे से उसको बता दूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तैयार हो गया एक आयताकार। सबसे पहले हम लोग बेस बनाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया या फिर आपका राज्य के राजमार्ग वगैरह हो गया या फिर नदी हो गया, तो उन जगहों को बेस बनाकर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह है नेशनल हाईवे 63। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ मैं, यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ नेशनल हाईवे नंबर 63। यह है एक। उसके बाद यहीं पे एक नेशनल हाईवे और गुजरती है। ठीक, इसका नाम नेशनल हाईवे क्रमांक 163। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नदी को स्पष्ट रूप से बना लेते हैं। एक यहाँ से नदी गुजरती है, ठीक, इंद्रावती नदी, जो कि बस्तर का जीवन रेखा नदी है। यहाँ पर मैं लिख दूँ इसको, अब सब आएगा। इंद्रावती नदी। ठीक, यहाँ से एक नदी आती है गोदावरी, जो कि महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच क्या बनाती है, तो सीमा बनाती है। और यहीं पे हमारा इंद्रावती और गोदावरी का संगम होता है। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ के तहसील, कुछ जगह को स्पष्ट कर लेते हैं। सबसे पहला ये वाला है हमारा विकासखंड एवं तहसील भैरमगढ़।
ठीक। यहाँ पे है विकासखंड, तहसील और जिला मुख्यालय। तो ये है बीजापुर। उसके बाद एक जगह यहाँ पे आता है कुचनूर। और यहाँ पे है हमारा विकासखंड एवं तहसील भोपालपट्टनम। ठीक है। एक जगह यहाँ पे याद रखना जिसको हम लोग भद्रकाली के नाम से जानते हैं, ये है भद्रकाली, जहाँ पे इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी का संगम होता है। और यहाँ पे बहुत ही फेमस जगह है, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ से एक नदी गुजरती है, ठीक है, और यहाँ से एक नदी और आती है जो इनसे मिलते हुए आगे चली जाती है। एक है चिंतावागु, ठीक है, एक नदी जो है वो चिंतावागु है और आपका नीचे वाला है वो तालपेरू है। ये है चिंतावागु नदी और नीचे जो है वो तालपेरू है। ठीक, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक विकासखंड तहसील मिलता है जिसका नाम है उसूर। और यहीं पे एक अभ्यारण्य है, ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं पामेड़ अभ्यारण्य के नाम से। पामेड़ अभ्यारण्य, ठीक, ये हो गया इधर का वाला भाग। अब हम लोग ऊपर चलते हैं तो ऊपर में सबसे पहले यहाँ पे है आपका सप्तधारा वाटरफॉल, सप्तधारा जलप्रपात, जिसमें 7 धाराएं जो है वो बहती है, इसलिए इसका नाम सप्तधारा वाटरफॉल, सप्तधारा जलप्रपात है। इसमें जो धाराएं हैं उसको मैं आगे बताऊंगा, कौन कौन से अलग अलग धाराओं को अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक, ये सप्तधारा जलप्रपात हो गया। इधर है भैरमगढ़ अभ्यारण्य, उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पे है हमारा एक नेशनल पार्क जिसको हम लोग जानते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। ठीक है, ये हो गया हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे एक जगह है जिसको हम लोग जानते हैं कुटरू के नाम से। कुटरू, जो कि गेम सेंचुरी के लिए जाना जाता है, गेम अभ्यारण्य इसके लिए जाना जाता है। तो ये हमारा
मानचित्र का इनर पार्ट वाला जो है हिस्सा वो पूरी तरीके से तैयार है। अब हम थोड़ा बाहरी हिस्सा देखेंगे कि कौन कौन से ज़िले से लगा हुआ है और कौन कौन से राज्यों से लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, सबसे पहले मैं आपको राज्य को क्लियर कर देता हूँ। ये गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी के उस पार महाराष्ट्र है और नीचे जो है वो तेलंगाना वाला भाग है इधर तक। ठीक है, ये है महाराष्ट्र, और ये नीचे वाला भाग है तेलंगाना। इधर इतना मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ मैं। तेलंगाना यहाँ से ना गोदावरी नदी के जस्ट नीचे वाला, क्योंकि गोदावरी नदी जो है वो दोनों राज्यों के बीच सीमा रेखा का क्या करता है, तो निर्धारण करता है। ठीक, ये हो गया दो क्या है, तो सीमावर्ती राज्य हैं। अब हम सीमावर्ती जिले को देखते हैं। तो सबसे पहले छोटा वाला आप मैप में आ जाइए। तो ये हमारा नारायणपुर, उसके बाद है कोंडागांव, उसके बाद है बस्तर, फिर दंतेवाड़ा, उसके बाद है सुकमा। तो इसी को मैं यहाँ पे आपको दर्शा देता हूँ। ये वाला भाग जो है नारायणपुर से लगा हुआ है। ठीक, ये नारायणपुर वाला भाग है। इधर वाला भाग कोंडागांव से लगा हुआ है। ये वाला भाग जो है बस्तर से लगा हुआ है और ये वाला है अपना दंतेवाड़ा। ठीक है, तो ये बस्तर, इधर दंतेवाड़ा, और इधर वाला पार्ट सुकमा से लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से इधर इतना सुकमा, फिर इधर तेलंगाना। तो मैं सुकमा को इधर नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ये सुकमा से लगा हुआ है। अब हमारा जो मानचित्र है वो लगभग पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अब आइए जान लेते हैं हम लोग इस मानचित्र को। आइए देखते हैं बीजापुर का परिचय। ठीक है, परिचय देखेंगे। परिचय में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिला गठन। ठीक है, जिला का गठन कब हुआ, तो हमारा पहला पॉइंट है जिला गठन। जिला का गठन हुआ है वर्ष 2007 में। ठीक, जिला का गठन का क्रम मैं सबसे पहले बताया हूँ 2007 में। 7 मतलब 7 और जो बस्तर संभाग के 2 जिले ऐसे हैं जिसके
लास्ट में पुर जुड़ा हुआ है, जैसे कि बीजापुर और नारायणपुर। तो आपको याद करने में और बहुत ही आसान होगा, इस जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देंगे तो। जैसे कि 2007, 7 मतलब जॉइंट, ठीक है, 7 और जैसे कि जो दो जो जिले हैं उसमें पुर जुड़ा हुआ है तो उनका गठन होगा। और अगर हम इसके मातृ जिला की बात करें तो मातृ जिला में ये दंतेवाड़ा से अलग होकर बनते हैं, क्योंकि नीचे वाला पार्ट जो है वो बीजापुर है, ऊपर वाला पार्ट नारायणपुर है। तो जो दंतेवाड़ा से ज़्यादा लगा हुआ जिला है वो है बीजापुर, तो इसलिए बीजापुर जो है इसका मातृ जिला हो जाएगा। और ऊपर वाला पार्ट जो है वो नारायणपुर है, तो नारायणपुर जो है वो बस्तर से लगा हुआ है, तो इसलिए इसका मातृ जिला बस्तर हो जाएगा। तो ये भी आप लोग को मैं स्पष्ट बता दिया हूँ, तो इसको ध्यान देंगे। और हम लोग नेक्स्ट बिंदु में आते हैं, मातृ जिला। ठीक, तो अभी मैं बताया हूँ मातृ जिला, इसका मातृ जिला है दंतेवाड़ा, यानी कि दंतेवाड़ा से अलग होकर एक नए जिले का गठन हुआ है, ये समझ लें। अगला बिंदु है हमारा जिला मुख्यालय, ठीक है। तो जिला मुख्यालय को लेकर अगला बिंदु है, तो बीजापुर का जिला मुख्यालय की बात करें तो वो है बीजापुर ही है, बीजापुर, ठीक। अगला हमारा बिंदु बन जाएगा विकासखंड और तहसील। तो सबसे पहले मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से विकासखंड और तहसील को आपको जहन में बसाना है। और एक बार अगर मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से याद करेंगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे 63 को आपको ध्यान रखना है और उसी में चलना है। तो हमको 3 जो है वो तहसील और विकासखंड यहाँ से हमको मिलेगा। एक हमारा भैरमगढ़, दूसरा हमारा बीजापुर और तीसरा हमारा भोपालपट्टनम। ये 3 जो तहसील है वो इनसे लगा हुआ है। देखो, भैरमगढ़, बीजापुर और यह है भोपालपट्टनम, ठीक है। 3 तहसील यहाँ से मिल गया। अब बच गया एक तहसील, क्योंकि बीजापुर ज़िले में केवल 4 तहसील और विकासखंड है। बचा हुआ एक तहसील, जैसे बीजापुर के नीचे आएंगे तो उसूर नामक जगह है, उसूर नाम का एक जगह है जो कि यहाँ का एक 4था नंबर का तहसील और विकासखंड है। तो याद रखेंगे, भैरमगढ़, बीजापुर और भोपालपट्टनम। उसके बाद नीचे में है उसूर, ठीक है। तो ये है यहाँ का विकासखंड और तहसील, विकासखंड और तहसील, ठीक है। पहला है भैरमगढ़, दूसरा है बीजापुर और तीसरा है भोपालपट्टनम। और चौथा जस्ट बीजापुर के नीचे है उसूर। तो ये 4 हमारा विकासखंड और तहसील यहाँ से स्पष्ट हो गया। अगली कड़ी हम देखेंगे तो यहाँ के नगर पालिका है ना, नगर पालिका कितने हैं, तो नगर पालिका की बात करें तो केवल एक नगर पालिका है और वो है बीजापुर, क्योंकि यहाँ पे जिला मुख्यालय है। तो यहाँ का जनसंख्या है वो पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था यानी कि सेवा में लगा हुआ होगा। और दूसरा चीज़, यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए ये नगर पालिका है, ठीक है, नगरीय निकाय बॉडी में। उसके बाद आगे चलेंगे तो हम लोग जानेंगे विधानसभा क्षेत्र कौन सा है यहाँ का।
विधान सभा, ठीक। तो एक विधानसभा क्षेत्र है वो भी है बीजापुर, ठीक। बीजापुर है विधानसभा क्षेत्र जो कि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए क्या है तो आरक्षित है। तो आपको मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ जिसको आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें करना है। तो आपको बताना है वर्तमान में बीजापुर जो विधानसभा है उसके विधायक का नाम क्या है, ठीक है। आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताना है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे सीमावर्ती जिले की बात कर लेते हैं। सीमावर्ती जिला, इसके सीमावर्ती जिले जो 5 जिले हैं वो मैं पहले ही स्पष्ट कर दिया हूँ। तो सबसे पहला जिला है, यहाँ पे 5 जिला है, उसको आप लोग लिख लेंगे, मैं बता देता हूँ, ठीक है। ऊपर में है नारायणपुर, बीजापुर के जस्ट साथी बोल सकते हैं, है ना, 7/7/2007 मतलब साथी। तो ये जो है नारायणपुर। उसके बाद उधर जाएंगे तो कोंडागांव, फिर नीचे है बस्तर, फिर दंतेवाड़ा, उसके बाद है सुकमा। तो ये 5 जो ज़िले हैं छत्तीसगढ़ के ज़िले उनसे लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सीमावर्ती राज्य। सीमावर्ती राज्य की संख्या है 2, ठीक। मैं पहले ही स्पष्ट कर दिया हूँ इसको। तो आइए देखते हैं सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। जस्ट गोदावरी नदी को आपको क्या बनाना है तो एक बेस क्रिएट करना है। गोदावरी नदी और ये इंद्रावती नदी मिलती है वहीं पे, ठीक है। तो जो गोदावरी नदी के ऊपर वाला भाग है वो महाराष्ट्र की सीमा रेखा बनाती है, मतलब गोदावरी नदी दोनों राज्यों के बीच में सीमा रेखा बनाती है। तो जो ऊपर वाला भाग है वो हमारा है महाराष्ट्र, और जो नीचे वाला भाग है मतलब गोदावरी नदी के नीचे वाला भाग है वहाँ से तेलंगाना राज्य क्या हो जाता है तो चालू हो जाता है। तो ये जो 2 राज्य है महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये इस बीजापुर ज़िले का क्या है तो सीमावर्ती राज्य में सीमावर्ती राज्य है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है भू आवेष्टित ज़िले या लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। तो ये लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं है क्योंकि ये 2 जिला जो है यहाँ से लगा हुआ है, मतलब 2 अन्य राज्य से लगा हुआ है, इसलिए बीजापुर जो है वो भू आवेष्टित जिला नहीं है, ठीक है। इसको याद रखना है, मतलब वही चीज़ बता रहा था कि भू आवेष्टित जिला चारों ओर से, ठीक है। जो हमारे छत्तीसगढ़ के अगर ज़िले से लगा हुआ रहता तो वो हमारा भू आवेष्टित जिला कहलाता, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट। तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ के खनिज, राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ की नदी, यहाँ के जलप्रपात, ठीक है। यहाँ के जो कुछ विशेष जगहें हैं, अभ्यारण्य वगैरह है, उन सब को हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीजापुर में कौन कौन सी खनिज पाए जाते हैं। खनिज में हम लोग आएंगे तो सबसे पहले हम लोग कोरंडम की बात करते हैं। तो कोरंडम हमको 3 जगह से प्राप्त होता है। पहला है भोपालपट्टनम, ये वाला जगह भोपालपट्टनम। दूसरा आपका कुचनूर, ये वाला जो जगह कुचनूर है। और तीसरा आपको उसूर। तो ये 3 जगहें हैं जहाँ पे कोरंडम जो है वो बीजापुर में पाई जाती है। आपको याद रखना है सबसे पहले भोपालपट्टनम, इधर कोने में भोपालपट्टनम। फिर उसके बाद आगे आएंगे तो एक है कुचनूर नाम का जगह है, उसके नीचे में है आपका उसूर। ये दोनों क्या है तो बीजापुर का विकासखंड और तहसील है। और एक अलग से आपको जगह याद रखना है कुचनूर, जो कि नेशनल हाईवे 63 में ही आपको मैंने वहाँ पे दर्शाया है, बताया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, दूसरा नंबर का खनिज है गार्नेट। अगर गार्नेट की बात करते हैं तो वही कुचनूर और दूसरा आपका बीजापुर। कुचनूर के जस्ट नेशनल हाईवे 63 में लगा हुआ है बीजापुर, ठीक है। यह है आपका कुचनूर और यह है बीजापुर। तो ये जो दोनों हैं वो आपको गार्नेट के लिए, यानी कि गार्नेट यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं।
उसके बाद एक तीसरा खनिज है आपका बॉक्साइट। ठीक, तो बॉक्साइट की बात करें तो वो है तारली मेटा में पाया जाता है बॉक्साइट, जो कि बीजापुर ज़िले में है। उसके बाद हम अगर नदी की बात करते हैं तो हमको नदी में स्पष्ट रूप से एक नदी यहाँ पे नज़र आती है जो कि इंद्रावती के नाम से हम जानते हैं, और दूसरा हमारा नदी है एक चिंतावागु, और तीसरा नंबर का है आपका यह है तालपेरू। ये तीन जो नदियाँ हैं वो हमारे बीजापुर ज़िले से क्या होती है तो बहती है। हम सबसे पहले बात करते हैं इंद्रावती नदी की, जो कि इंद्रावती जो नदी है वो बस्तर संभाग का जीवन रेखा है। ये इंद्रावती नदी का उद्गम जो है वो ओडिशा के कालाहांडी के मुंगेर पर्वत से हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बस्तर जिला में इंटर करती है। उसके बाद फिर दंतेवाड़ा के बाद बीजापुर से होते हुए महाराष्ट्र और आपका तेलंगाना के सीमा रेखा को निर्धारण करने वाली जो नदी है गोदावरी, उससे मिलती है। कहाँ पे मिलती है तो भोपालपट्टनम पे आके मिलती है। ठीक है, भोपालपट्टनम एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, उसको मैं आगे आपको क्लियर करूँगा। ठीक, तो ये हो गया इंद्रावती नदी। अगर इंद्रावती नदी की अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं, लंबाई जो है वो कुल इसकी लंबाई जो कि उड़ीसा से बहते हुए जाती है इधर आपके पास यहाँ भोपालपट्टनम तक आती है, तो उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ को टोटल यानी कि कुल इसकी लंबाई की बात करें तो 308 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर हम छत्तीसगढ़ में इसकी बात करें तो इसका जो लंबाई है छत्तीसगढ़ में 264 किलोमीटर ये छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको याद रखना है, अगर इंद्रावती नदी की लंबाई पूछेगा तो आपको लेना है 308 किलोमीटर। अगर छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी की लंबाई पूछेंगे तो वो है 264 किलोमीटर। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर। अब हमारे यहाँ बहुत ही जो प्रवाह तंत्र है उसमें छोटी छोटी जो सहायक नदी है उनको लेकर प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है इसकी सहायक नदी। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी में कोटरी हो गया, डंकनी हो गया, संघनी हो गया, है ना। ये जो कोटरी नदी है वो आपको जो डंकनी संघनी नदी है वो इसकी सहायक नदी है। तो डंकनी संघनी नदी दंतेवाड़ा में इसकी सहायक नदी है। नारंगी हो गया, गुडरा, निबरा, और एक है आपका यहीं पे है आपका नंदीराज। ठीक, तो ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद अगर हम नदियाँ की बात करते हैं, यहाँ पे और नदी है, एक है आपका चिंतावागु और दूसरा आपका तालपेरू। तो टोटल यहाँ पे अगर बीजापुर में नदियों की बात करें तो 3 नदी सामने आता है। एक है इंद्रावती जो कि बस्तर संभाग का जीवन रेखा कहलाती है, दूसरा आपका यहाँ पे बीजापुर में है तालपेरू, और तीसरा है आपका चिंतावागु। तो इसको आप लोग स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर आपको मैं क्रिस्टल क्लियर समझा दिया हूँ और ये आपके जहन में बस जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य जानकारियों को। आइए देखते हैं जलप्रपात। जलप्रपात की बात करें तो है सातधारा जलप्रपात, जिसके अन्य नाम है सप्तधारा जलप्रपात। ये जो कि हितालकुंड बीजापुर के लंकापल्ली नामक स्थान के समीप स्थित है। ठीक है, लंकापल्ली जो स्थान है उसके समीप स्थित है। इसकी जो धाराएं हैं वो 7 जो धाराएं हैं इसके नाम से इसको सप्तधारा के नाम से जानते हैं। तो हम लोग उन 7 धाराओं के नाम को जान लेते हैं कि कौन कौन सी धाराएं हैं। पहला धारा यानी कि कृष्ण धारा हो गया, दूसरा आपका कपिल धारा, कृष्ण कपिल ऐसे याद रखेंगे, कृष्ण धारा कपिल धारा। उसके बाद शिव धारा और शिव चित्र धारा, ये दो का पेयर यहाँ हो जाएगा, यहाँ का 2 पेयर। उसके बाद पांडव धारा और बाण धारा और बोध धारा। तो पांडव धारा 5वां है जो कि विषम है, उसको अलग से याद करना। उसके बाद बाण धारा और बोध, ब से 2 है, एक बाण और दूसरा है बोध धारा, ये ऐसे याद करना। सबसे पहले याद करना है आपको कृष्ण धारा और कपिल धारा, क से 2 है कृष्ण और कपिल। उसके बाद शिव से 2 है, शिव धारा और शिव चित्र धारा। ठीक है, तो ये जो है वो हमको 6 स्पष्ट रूप से याद हो जाएगा। और 7वां हमारा है एक पांडव धारा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग गुफाएं की बात करते हैं तो यहाँ पे पाए जाने वाली गुफाएं कुछ निम्न हैं, जैसे कि नड्डाफल्ली गुफा हो गया जो कि
ये जो उसके बाद है आपका आवापल्ली गुफा और एक है तीसरा आपका लंकापल्ली गुफा, क्योंकि ये सप्तधारा जो कि लंकापल्ली के समीप है तो वहीं पे ये गुफाएं भी पाई जाती है लंकापल्ली। तो ये हो गया आपका जलप्रपात और दूसरा आपका गुफाएं। फिर आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान को। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक है राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती नेशनल पार्क। अगर इसकी नामकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसका नामकरण इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे इंद्रावती जो नदी है उनसे होकर गुजरती है, एक यहाँ की तथ्य है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसकी स्थापना के बारे में अगर देखते हैं तो इसका स्थापना जो है वह 1978 में किया गया है और इसकी लंबाई की बात करें तो 1258 वर्ग किलोमीटर इंद्रावती नदी की इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की लंबाई है। 1983 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया और 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक जगह है कुटरू जो कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आता है। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम अभ्यारण्य जो है वो ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी है, ये वाला। ठीक, तो इसको याद रखना, ये आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल में आता है, तो इसलिए ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी है। उसके बाद आइए जानते हैं कुछ यहाँ पे अभ्यारण्य भी हैं, उनको जानते हैं। तो एक अभ्यारण्य यहाँ पे दिखता है हमको भैरमगढ़ जो कि इंद्रावती नदी से ऊपर में है और दूसरा आपका है पामेड़। ठीक, तो ये दोनों अभ्यारण्य को जानते हैं। तो इन दोनों अभ्यारण्य का जो है वो गठन जो है वो 1983 में, जब यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ पे इंद्रावती में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया, उसी समय यहाँ पे अभ्यारण्य का निर्माण किया गया 1983 में, भैरमगढ़ और दूसरा आपका पामेड़। ठीक है, तो ये आपको राष्ट्रीय उद्यान और ये आपका अभ्यारण्य, ये दोनों आपका यहाँ से बीजापुर जो ज़िले में है उनको मैंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और विशेषताएं बीजापुर से जुड़ी हुई, जैसे कि भद्रकाली एक जगह है, मैप में आप देखिए यहाँ पे है आपका भद्रकाली। भोपालपट्टनम से नेशनल हाईवे 63 जहाँ से लगा हुआ है वो जगह है भोपालपट्टनम। यहाँ पे एक नदी है गोदावरी, यहाँ से आ रही है इंद्रावती, दोनों का यहाँ पे क्या होता है तो संगम होता है। गोदावरी के ऊपर वाला भाग आपका महाराष्ट्र है और ये नीचे वाला भाग आपका तेलंगाना है। तो ये जो जगह है भद्रकाली वो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। आइए जानते हैं क्यों प्रसिद्ध है। एक तो इंद्रावती गोदावरी का संगम स्थल है, दूसरा यहाँ पे 3 राज्यों की जो संस्कृति है उसका अनुपम छटा का केंद्र है। जैसे 3 राज्य की बात कर रहा हूँ तो कौन कौन से राज्य आइए जानते हैं। एक यहाँ से है महाराष्ट्र, दूसरा आपका इधर से तेलंगाना और ये छत्तीसगढ़। तो 3 राज्य हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। तो ये तीनों राज्य के अनुपम छटा यहाँ पे हम देखने को मिलता है। कब मिलता है वो आगे हम बात करने वाले हैं। बसंत पंचमी में प्रतिवर्ष यहाँ पे मेले का, विशाल मेले का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। तो इस मेले में आपको तीनों राज्य की अनुपम छटा, एक यहाँ की तीनों राज्यों की संस्कृति है उनका यहाँ पे अनोखा एक मेला मिलता है, जो कि छत्तीसगढ़ में ऐसा और कहीं पे नहीं मिलता। ठीक है, 3 राज्य का यहाँ पे अनुपम छटा मिलता है। तो इसलिए यह भद्रकाली जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। ठीक, तो आप अगर इस मेले को देखना चाहते हैं, इस अनुपम जो दृश्य है उसका आप विहंगम चाहते हैं, तो बसंत पंचमी में आप यहाँ पे जाकर इसका लाभ लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक, तो फिर आगे बढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे, हमारे अंतिम चरण की ओर चल रहे हैं। तो हम लोग अंतिम चरण में परिवहन को देखते हैं, क्योंकि परिवहन किसी भी जगहों को एक जगह से दूसरे जगह संचार के बहुत अच्छे माध्यम है। तो उसी माध्यम को लेकर हम आगे बढ़ते भी हैं मानचित्र में, वही उसी को देखते हैं। तो एक हमारा नेशनल हाईवे 63, अगर 63 की बात करते हैं, यहाँ से महाराष्ट्र से इंटर करती है, भोपालपट्टनम में प्रवेश करती है, कुचनूर होते हुए बीजापुर के बाद भैरमगढ़ में, भैरमगढ़ से फिर हम लोग दंतेवाड़ा जिला में इंटर करते हैं, दंतेवाड़ा के बाद वो बस्तर
और बस्तर के बाद सीधा वो उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 63। उसके बाद हम दूसरा अपना परिवहन मतलब सड़क की बात करते हैं। तो नेशनल हाईवे नंबर 163 राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163, जो कि यहाँ पे भोपालपट्टनम से भद्रकाली के लिए ही इसका क्या हुआ है, तो इसका विस्तार हुआ है। तो ये हो गया परिवहन। तो हम लोग इस बीजापुर को प्रायः सारगर्भित रूप में बहुत ही सरल रूप में देखे हैं, क्योंकि आप लोग सबसे पहले इस कक्षा को देखेंगे, यानी कि पहला स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ही इतना जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बताया हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, उनको मैं यहाँ पे नहीं बताया हूँ, क्योंकि इसको हम लोग एक परिचय के रूप में ले रहे हैं। और इस परिचय में अगर मैं सारा चीज़ यहीं पे बता दूँ तो आपके लिए एक जटिल प्रोसेस हो जाएगा, जिसको याद करने में आपको बहुत ही कठिनाइयाँ हो सकती है। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं बहुत ही सरसरी जो मुख्य हमारे बिंदु हैं उनको लेकर मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ, परिचय कराया हूँ। आशा है कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अभी तक तो आप इसको लाइक कर ही चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप इसको लाइक कर दें। अगर आपको किसी टॉपिक पे या किसी जानकारी पे अगर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि निरंतर हम इस वीडियो में प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर परीक्षाओं के लिए बहुत ही आपको सरल और सटीक रूप में एक मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आप लोग अध्ययन करके अपनी तैयारी को और भी सरल बना सकते हैं। और साथ ही साथ हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि हमारे एक है अपना फेसबुक, दूसरा है टेलीग्राम और तीसरा आपका ये यूट्यूब चैनल। तो आप एक टेलीग्राम में जुड़े, ताकि उसमें हम लोग बहुत सारे जो फाइल्स हैं, आपका डॉक्यूमेंट है, वो हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। तो फेसबुक हमारे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आपको ये अच्छा लगा होगा तो अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो फिर से आपसे मुलाकात होगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई को जारी रखें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।